गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने दो सेल ऑर्गेनेल्स को अभी तक स्टडी किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपैरेटस को। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है उसकी तरफ देखते हैं हम लोग, दैट इज़ द लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होते हैं स्फेरिकल, ऑलमोस्ट स्फेरिकल या ओवल शेप के सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं? ऑलमोस्ट ओवल या स्फेरिकल और सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिनको हम कह सकते हैं, वो इनके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स जो होते हैं उनका ऐसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सो उनके फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, लाइसोसोम जो होता है उसको हम लोग सेल का डाइजेस्टिव बैग कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम को सेल का डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है। ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनको सिंथेसाइज कौन करता है? इनको सिंथेसाइज करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। ठीक है, और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि लाइसोसोम्स बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी अपैरेटस। तो RER जो है वो हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है, उनको पास ऑन करता है किसको? गोल्जी अपैरेटस को। और गोल्जी अपैरेटस जो है फिर लाइसोसोम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड देन कहीं जाकर के लाइसोसोम्स जो है वो फंक्शनल फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम्स के अंदर जो डाइजेस्टिव या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी कैपेसिटी होती है कि वो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इंट्रासेल्यूलर यानी कि सेल के अंदर होने वाले डाइजेशन में। ठीक है, तो कोई भी फूड पार्टिकल है या ऐसी कोई चीज़ है जिसको कि डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, डिग्रेड करना ज़रूरी है, तो उसका जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? लाइसोसोम के अंदर होता है। इसीलिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम्स जो होते हैं उनके जो एंजाइम्स होते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, जनरली जो है उनकी प्रॉपर्टी डाइजेस्ट करने की या डिग्रेड करने की ही होती है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि जैसे सेल जो है उसके ऊपर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, किसी पैथोजन का अटैक हो जाता है, तो उस केस में भी लाइसोसोम्स जो है एक्शन में आते हैं और लाइसोसोम्स जो है उस पैथोजन को या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करके उनके अंदर के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनका एक्शन पैथोजन पे होता है और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है उस पैथोजन को डाइजेस्ट करते हैं और बॉडी से उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो लाइसोसोम्स होते हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटेक्टिव एक्शन में हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब लाइसोसोम्स का और तीसरा फंक्शन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि किसी रीज़न के वजह से, ठीक है, चाहे वो जेनेटिक रीज़न हो, चाहे किसी तरीके का फिज़िकल रीज़न हो, कई बार सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, या सेल को किसी तरीके का अगर डैमेज हो जाता है तो उस केस में भी लाइसोसोम्स जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं और लाइसोसोम्स ऐसे डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? अगर कोई सेल जो है डिस्ट्रॉय करना है, क्यों? क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग है या सेल के जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि लाइसोसोम्स जो है वो अपने आप बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होकर के उनके जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो ये जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं सेल और उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करके उस सेल को क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे उस सेल में डैमेज हुआ है वैसा ही डैमेज किसी और सेल में ना हो, इससे जो है प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि लाइसोसोम्स अपने ही सेल को, जिस सेल का वो पार्ट थे, अपने ही सेल को डिग्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द
सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम्स का और क्या फंक्शन है, उसके अलावा जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा मेटामॉर्फोसिस का फिनोमिना जो 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जैसे फ्रॉग का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फ्रॉग के एग से टैडपोल निकलता है, फिर टैडपोल के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं और वो फिजिकल चेंजेस के बाद वो एक्चुअल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो टैडपोल से फ्रॉग में कन्वर्ट होने के प्रोसेस में बहुत सारे जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उसको फैसिलिटेट करने में भी लाइसोसोम हेल्प करता है। ठीक है, जैसे टैडपोल जो होता है उसके फिन्स होते हैं, उसकी लंबी सी टेल होती है, तो फिन्स और टेल को डिग्रेड करने का, डाइजेस्ट करने का और उनको वहाँ से रिमूव करने का जो काम है वो कौन करता है, लाइसोसोम्स ही करते हैं। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो लाइसोसोम प्रेजेंट रहेगा वो लाइसोसोम बर्स्ट होगा, जो फिन्स हैं या जो टेल हैं उसको डाइजेस्ट करके डिग्रेड करेगा और मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब लाइसोसोम के केस में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन, कि लाइसोसोम जो होता है वो जनरली एनिमल सेल्स में ही हमको देखने के लिए मिलेगा, प्लांट सेल्स के अंदर हमको लाइसोसोम्स देखने नहीं मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और एक्सेप्शन है कि लाइसोसोम हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में होता है, लेकिन एक सेल को छोड़ के। मैमल्स की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होता है, मैमेलियन आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में कभी भी लाइसोसोम हमको देखने में नहीं मिलता। सो दीज आर द एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द लाइसोसोम्स। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। लाइसोसोम के अंदर जो है हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो हाइड्रोलिटिक या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन ये है कि अगर कोई पैथोजन की एंट्री हमारे बॉडी में हो जाती है तो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी लाइसोसोम्स करते हैं। ठीक है, उसके अलावा लाइसोसोम्स जो है उनको हम सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल के अंदर कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए, कोई किसी तरीके का डैमेज हो जाए, तो डैमेज्ड सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसी सेल्स के लाइसोसोम जो है बर्स्ट हो जाते हैं और लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट करके वहाँ से क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल भी कहा जाता है। उसके अलावा जो चौथा फंक्शन है लाइसोसोम का वो ये है कि लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। दो एक्सेप्शन थे लाइसोसोम के। पहला ये कि लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में देखने को मिलता है, प्लांट सेल में नहीं, और मैमेलियन आरबीसीज में लाइसोसोम एब्सेंट होता है। सो दीज आर द टू एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द लाइसोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अगले सेल ऑर्गेनेल पे आते हैं, that is the mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो हमारे बॉडी के सेल्स के लिए या प्लांट के सेल्स के लिए, किसी भी सेल के लिए बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो हम कह सकते हैं कि सॉसेज शेप या रॉड के शेप का हो सकता है। ठीक है, या ये कहीं अगर हम लोग थोड़ा लंबा सा, जो अगर आलू देखते हैं हम लोग घर पे, तो जो आलू का शेप होता है काफ़ी कुछ वैसा शेप जो है वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा एक और मेम्ब्रेन होता है ठीक है,
इस तरीके से एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको कि हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन में आप लोग देख रहे हो कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर की साइड में क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। फोल्ड करके ऐसे लंबे लंबे फिंगर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को बनाता है। ठीक है, ये जो फिंगर के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, सिंगुलर में हम इसको बोलेंगे क्रिस्टा, ये हो गया सिंगुलर में, और क्रिस्टी हम कहते हैं प्लूरल में। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टी होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन एंड द क्रिस्टी। सो दिस इज द बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जनरली हमारे बॉडी के या प्लांट के जितने भी सेल्स है सभी में प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट जो मैमेलियन आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज में लाइसोसोम भी नहीं होता और उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। तो आरबीसी को छोड़ करके बाकी जितने भी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, सब में हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में ये जो एनर्जी होती है ये किस फॉर्म में होती है? एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब एटीपी का जो पूरा प्रोसेस है वो एक्चुअली हो कहाँ रहा है? ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के सरफेस के ऊपर, ठीक है, इस तरीके के शेप के मशरूम या टेनिस रैकेट का जो शेप होता है, ठीक है, टेनिस रैकेट के शेप के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ऑक्सीजोम्स पे जो है ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। तो एटीपी फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है? ऑक्सीजोम्स पे। ऑक्सीजोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? क्रिस्टी पे प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे एक एक क्रिस्टी के ऊपर टेंस एंड थाउजेंड्स के क्वांटिटी में बहुत सारे ऑक्सीजोम्स प्रेजेंट होते हैं और सभी ऑक्सीजोम्स जो है वो साइमल्टेनियसली क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली एटीपी प्रोडक्शन का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो पहला फंक्शन जैसे मैंने बोल दिया कि एटीपी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं हम लोग। और एटीपी जो है, एटीपी हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आता है कि व्हाट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, देन द आंसर शुड बी एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो पहला फंक्शन ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया का कि वो एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया का सेकेंड फंक्शन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करता है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने का जो प्रोसेस है, फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने का जो प्रोसेस है वो भी कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कि एटीपी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में और फूड के कंप्लीट ब्रेकडाउन में हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है
दूसरे बायोकेमिकल्स के सिंथेसिस के लिए इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करने का भी काम करता है। जैसे कि फैटी एसिड है, फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए कोई सब्सटेंस की अगर रिक्वायरमेंट हो या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस के लिए या लिपिड्स के सिंथेसिस के लिए अगर किसी बायोकेमिकल की रिक्वायरमेंट हो, तो वो सारे बायोकेमिकल्स या सब्सटेंसेस को बनाने का और सप्लाई करने का काम भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऑटोनॉमस होता है। ठीक है, ऑटोनॉमस होने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो खुद का डीएनए और खुद का प्रोटीन बना सकता है। कैसे बना सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना खुद का एक सिंगल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक खुद का सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डीएनए और राइबोसोम्स के प्रेजेंट रहने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका स्टेटस क्या हो जाता है? ऑटोनॉमस। वो डीएनए और राइबोसोम्स के प्रेजेंट रहने की वजह से अपने खुद के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है उनको बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, सो दिस वाज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले सेल ऑर्गेनेल पे। दैट इज द प्लास्टिड। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल पे आते हैं, दैट इज द प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड एक बहुत ही बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है, लार्ज साइज का सेल ऑर्गेनेल होता है जो जिसके पास कैपेसिटी होती है जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है प्लास्टिड्स के अंदर। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो सिंथेसाइज करते हैं। कौन से प्रोसेस के हेल्प से करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के हेल्प से जो है प्लास्टिड्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या ये कहना चाहिए फूड मटेरियल जो है वो सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि प्लास्टिड्स जो है अपना खुद से ऑर्गेनिक मटेरियल या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, तो ये ऑब्वियस है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमको प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेंगे, एनिमल सेल्स में हमको प्लास्टिड देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनको हम लोग जनरली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलरफुल होता है। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो जनरली कलरलेस होता है और उसका फोटोसिंथेसिस में किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं करता है वो। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी 3 टाइप के होते हैं और ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करता है तो ये जनरली एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस के स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो भी क्या होता है? 3 टाइप का होता है। ठीक है, सबसे पहले होता है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। फिर आता है एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन को स्टोर करने में हेल्प करता है। और तीसरा है इलायोप्लास्ट जो कि डिफरेंट टाइप के ऑयल्स को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, इसका फोटोसिंथेसिस में कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। 3 तरीके का होता है ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट।
एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है और इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल्स को स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्रोमोप्लास्ट पे। क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल होता है। ठीक है, ऑरेंज हो सकता है, ग्रीन, येलो, पिंक हो सकता है, तो बहुत सारे अलग अलग शेड्स जो हैं वो हमको क्रोमोप्लास्ट में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में से सिर्फ जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है या ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, तो उसको हम प्राइमरी पिगमेंट कहते हैं। और जो ऑरेंज और रेड कलर के जो या येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करते। इसलिए हम येलो, ऑरेंज और रेड कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं या पिंक कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोप्लास्ट में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन कलर का प्लास्टिड, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। और क्लोरोप्लास्ट का बेसिक काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करना। ठीक है, तो हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो इर्रेगुलर शेप का सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, कभी स्फेरिकल दिखेगा, कभी ओवल दिखेगा या कभी किसी दूसरे तरीके के शेप का हमको दिख सकता है, तो इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। हालांकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो तरीके के मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हॉलो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें एक थिक विस्कस फ्लूइड जो है वो फिल्ड रहता है। ये जो थिक विस्कस फ्लूइड भरा हुआ रहता है क्लोरोप्लास्ट में, इस फ्लूइड को हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये फ्लूइड होता है स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑटोनॉमस था, उसके अंदर अपना खुद का डीएनए था, वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके भी अंदर एक सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरीके से चपटे कॉइन के जैसे या बैग के जैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। ये जो बैग के या कॉइन के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्या करते हैं? एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं। जैसे बुक्स या कॉपीज़ का स्टैक होता है वैसे ही एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं और इस तरीके के पिलर के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रैना थाइलाकॉइड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम कहते हैं ग्रैना थाइलाकॉइड। ठीक है, और ग्रैना थाइलाकॉइड जो है वो हमेशा आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। तो ये जो कनेक्शंस हैं इनके बीच में इनको हम कहते हैं फ्रेट्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? हम कहते हैं इनको फ्रेट्स। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या प्रेजेंट है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ग्रैना थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, फ्रेट्स प्रेजेंट है। ठीक है, उसके अलावा स्टार्च के जो ग्रेन्स होते हैं, स्टार्च के छोटे छोटे ग्रेन्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इन सभी स्ट्रक्चर्स का या इन सारे कंपोनेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, डीएनए जो है वो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है तो क्लोरोप्लास्ट अपना खुद का
प्रोटीन जो है वो बना सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोमा जो प्रेजेंट रहता है, स्ट्रोमा एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड डिफरेंट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, और स्ट्रोमा जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो भी स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ग्राना थाइलाकॉइड। ग्राना थाइलाकॉइड जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल नाम का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्राना थाइलाकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल ही जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। सो ग्राना थाइलाकॉइड इज द सीट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेट्स, ठीक है। अब क्लोरोफिल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको वो शेयर करता है, किससे? बाकी थाइलाकॉइड्स के साथ शेयर करता है, ठीक है। तो वो शेयरिंग का प्रोसेस किसके थ्रू होता है? फ्रेट्स के थ्रू। जो एक्स्ट्रा एनर्जी है या जो भी एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है उसका ट्रांसफ़र दूसरे थाइलाकॉइड्स में फ्रेट्स के थ्रू होता है, ठीक है। सो दिस वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। अगर अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन पे आते हैं, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये है कि सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो बाकी डिफरेंट कलर के क्रोमोप्लास्ट होते हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब डिफरेंट फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया? नेक्स्ट फंक्शन जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा, प्लास्टिड का फंक्शन देख रहे हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है वो सब्सटेंसेस के स्टोरेज में हेल्प करता है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है उसको भी प्लांट के अंदर बना के रखने का काम करता है, ओके। सो दिस वाज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है। उसके अलावा एक और फंक्शन जो क्लोरोप्लास्ट का होगा वो ये होगा, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट है इसके अंदर, आरएनए जो है आरएनए भी प्रेजेंट रहता है, तो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहने की वजह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपना खुद का प्रोटीन भी सिंथेसाइज कर सकता है, ओके। सो टुडे वी विल कंक्लूड विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट जो क्लास में है उसमें हम लोग बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।